सिल्क मॉथ का साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम है बोम्बाइक्स मोराई। और अभी हम इसके देखते हैं स्ट्रक्चर को, और एग्जाम में स्ट्रक्चर को ड्रॉ कैसे करना है उसको स्पेशली ध्यान रखेंगे। देखिए कैसे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है आपको। सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, इन मॉथ को या इंसेक्ट्स को बनाने के लिए बीच में एक हल्की सी रेखा बना लें इमेजिनरी। ये आगे का पार्ट हो जाएगा हेड, उसके बाद में थोरैक्स, और उसके बाद हो जाएगा एब्डोमेन का पार्ट हो गया। इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये क्या होता है, सिल्क मॉथ है वो आगे से चौड़ा होता है और नीचे की तरफ यहाँ पर ऐसे कॉनिकल शेप में होता है, इस तरीके से दिखाई देता है, और ये इसका हेड पार्ट है। जब आउटलाइन बन जाती है उसके बाद में हम इसको क्या करते हैं, फाइनलाइज कर लेते हैं इस तरीके से। देखें ये इसका हो गया थोरैक्स का पार्ट हो गया है, और यहाँ पर इसमें होते हैं एब्डोमिनल सेगमेंट्स हैं। फिर हम इसको फाइनलाइज करते हैं एब्डोमिनल सेगमेंट्स को इस तरीके से। तो डायग्राम है, एग्जाम में जितना बढ़िया बनेगा, बायोलॉजी के अंदर मार्क्स होते हैं वो उतना ही बढ़िया आएंगे। शेडिंग देने के लिए हम क्या करें, एग्जाम के अंदर भी ऐसे पेंसिल कलर को काम में ले सकते हैं, और पेंसिल कलर चलाने के लिए पहले प्रेशर को ज़्यादा लगाना है फिर हल्का लगाना है, उससे इसमें क्या होगा, एक डायग्राम में शाइनिंग आनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से आप बना लेंगे इसकी एक आउटलाइन को। फिर बनाना इसके विंग्स को, तो विंग्स बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखें इस तरीके से इसमें एक विंग्स की आप आउटलाइन बनाएंगे। पहले एक आउटलाइन बना दें ऐसे, इस प्रकार से दोनों लगभग कर दें आप इसको बराबर, ये हो गया इस तरीके से। और यहाँ से बीच में मैं इसके दो पार्ट बना देता हूँ, और अब हम क्या करेंगे, इसके विंग्स को ऐसे फाइनलाइज कर देंगे। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा, एग्जामिनर आपके डायग्राम को देख करके ही उसमें नंबर दे देगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अदरवाइज आप लिखेंगे, एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और डायग्राम जब सही होंगे तो आपके मार्क्स लेने में क्या होगा, आसानी होगी, और साथ में आपका वेल लेबल्ड वो डायग्राम हो जाना चाहिए। इस तरीके से आप प्रोसीजर को देख लें। अब हम इसके बात कर रहे हैं इसके नॉमेनक्लेचर की, इसकी लेबलिंग करना है। लेबलिंग जब भी करें, चाहे प्रैक्टिकल की फाइल हो चाहे थ्योरेटिकल की फाइल हो, सारे लेबल है वो पैरेलल होने चाहिए, एरो है ऐसे उल्टे तिरछे आपको नहीं लगाने। जैसे हमने कहा ये इसका हेड पार्ट है, तो आप क्या करेंगे, पहले ऊपर सीधी लाइन खींचें और फिर यहाँ पर इसमें लिख दें आप इसका, ये हो गया हेड पार्ट हो गया। थोरैक्स लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए लाइन खींचेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसका थोरैक्स है। और ये वाला इसका उदर का पार्ट हो गया है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एब्डोमन कहेंगे। और ये वाले क्या है, इसके अंदर है विंग्स होती हैं, जैसा कि सभी इंसेक्ट्स के अंदर होता है। ये इसकी एक बेसिक स्ट्रक्चर है। बाकी हम इसके पार्ट नहीं लिख रहे हैं कि इसमें एंटीना कहाँ होता है और इसमें कंपाउंड आइड होती है, मोजेक विजन होता है, वो हमारा भी सेरिकल्चर से रिलेटेड है, वो कंसर्न नहीं है। तो डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया है, तो यहाँ पर मैं मेल और फीमेल ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, केवल फीमेल की बात कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ साइकिल से रिलेटेड है, अंडे देने का काम है वो फीमेल करती है। ये हो गई बात। अब इसके साथ साथ में जब आप इसके डायग्राम को बना रहे हैं तो उसके सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि ये जो एनिमल है ये किसका फाइलम कौन सा है। क्लासिफिकेशन की सिस्टमेटिक पोजीशन में हमने रखा गया है इसको आर्थ्रोपोडा में। अब आपको ये पूछ लिया जाए कि आर्थ्रोपोडा में क्यों रखा गया है, तो इस वर्ड्स को ध्यान रखें, ये दो चीजों से बना हुआ है, एक है आर्थ्रो और है दो नंबर है पोडोज। आर्थ्रोज मीन्स होता है जॉइंटेड और पोडोज का मतलब होता है अपेंडिजेज। एग्जाम में विशेष बात ध्यान रखनी है आपको कि आपका जो डायग्राम होता है उसी में सब कुछ आ जाना चाहिए। हम लिख देते हैं यहाँ पर जॉइंटेड अपेंडिजेज, अपेंडिजेज। ऐसे डायग्राम में ही सारी चीजें आने से एक फायदा मिलेगा। पहला तो आपके आंसर है वो छोटा रहेगा, एग्जाम में लिखने में आसानी रहेगी और मार्क्स लेने में आसानी रहेगी। अदरवाइज हर बात को जो कि डायग्राम मार रखी है उसी को नोट करेंगे तो आपके नोट्स बड़े हो जाएंगे और एग्जाम के दौरान उसके रिवीजन करने में भी बड़ी तकलीफ होने लग जाएगी। तो हमारी आदत यह होनी चाहिए कि सारे जो पॉइंट्स है हमारे डायग्राम आए और एग्जाम के अंदर डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद उसको हम हमारी भाषा के अंदर लिख लेंगे। और इसे डायग्रामेटिकल का फायदा है, जैसे ही आपके नोट शॉर्ट में हो गए आपके कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि एग्जाम में 5 दिन बाकी है लेकिन मैं 3 बार रिवीजन कर दूंगा, वरना उसको पढ़ेंगे तो आपको तकलीफ आएगी। सेकंड, आंसर जो कॉपी आपकी जो मार्किंग की जाती है टीचर के द्वारा, तो अगर ये सारी चीजें लेवलिंग में आ जाएगी तो एग्जामिनर आपको आंसर को पढ़ने में उसको तकलीफ नहीं होगी, वो इन्हीं डायग्राम को देख करके आपके मार्क्स दे देगा। क्योंकि एग्जामिनर का मूल उद्देश्य ये नहीं है आपकी कॉपी में कितने पन्ने भरे हुए हैं, इंपॉर्टेंट उद्देश्य ये है साइंस के बच्चों के लिए कि आपको नॉलेज कितना है, तो वो डायग्रामेटिकली फ्लो चार्ट के रूप में आप प्रेजेंट करेंगे। तो आर्थ्रोपोडोज में रखा गया क्योंकि जॉइंटेड अपेंडिजेज होता है। फिर हम बात कर रहे हैं इसकी क्लास के बारे में। ये जो आर्थ्रोपोडा में इसको किस में रखा गया, क्लास में, इसे रखा गया इंसेक्टा के अंदर रखा गया है, इंसेक्टा क्लास में रखा गया है। इसमें 2 जोड़ी क्या होते हैं, 2 जोड़ी विंग्स होते हैं। इंसेक्टा के एनिमल्स के अंदर है 2 जोड़ी विंग्स होते हैं, तो यहाँ पर आप विंग्स देख पाएंगे।
ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर, ऑर्डर को हम हिंदी में बोलते हैं गण। ये गण इसका कौन सा है, तो हम कहेंगे लेपिडोप्टेरा के अंदर आता है, लेपिडोप्टेरा के अंदर आता है, लेपिडोप्टेरा में रखा गया है। टेरा, ये PTERA, टेरा, टेरा का मतलब ही होता है विंग्स होते हैं। जैसे आप इंसेक्टा में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर की बात करें, जैसे हमने कहा हाइमेनोप्टेरा, हाइमेनोप का मतलब होता है मेम्ब्रेनस, अपटेरॉन का मतलब होता है विंग, तो झिल्ली के नुमा उनके विंग्स होते हैं, इसलिए इसको हाइमेनोप्टेरा में रखा गया है, जिसमें मधुमक्खियां आती है, जिसमें वास्प आते हैं, टाटिया जैसे एनिमल्स आते हैं, वो वास्प होते हैं। इसी तरीके से टेरोन से बना हुआ है, आप देखें हेमिप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, ये विंग्स की बनावट के आधार पर इनके नाम रखे गए हैं। तो PTERA, पी साइलेंट रहता है, उसको टेरा बोलते हैं, टेरा का मतलब विंग्स होता है, विंग्स की शेप और कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर इसका नाम लेपिडोप्टेरम रखा गया है। हम बात करें इसकी फैमिली के बारे में, इसको किस फैमिली में रखा गया है, तो इसकी फैमिली की बात, चूंकि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बोम्बाइक्स मोराई की, तो मैं यहाँ पर फैमिली लिख रहा हूँ बोम्बाइक्सिडी, बोम्बाइक्स मोराई से बना है बोम्बाइसिडी। ये बोम्बाइक्सिडी क्या है, इसकी फैमिली है, इसके परिवार का, खानदान का नाम है। और नाम की बात करें, जीनस और स्पीसीज है, तो हम यहाँ पर पहले से लिख देते हैं, इसका नाम क्या है, बोम्बाइक्स मोराई, बोम्बाइक्स मोराई। ये बोम्बाइक्स क्या है, इसका वंश है, और मोराई क्या है, इसकी स्पीसीज होती है। तो ये यहाँ पर इसके, जब हम इंसेक्ट्स को समझ ही रहे हैं, तो इसकी हमें सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में इसका पता होना चाहिए कि एनिमल्स किस में आते हैं। और अभी रेस्ट ऑफ द स्पीसीज है, उसका मैं एक फ्लो चार्ट है साथ में ऐड कर दूंगा इस वीडियो के बाद में, जिसमें आप देख पाएंगे कि बोम्बाइक्स मोराई के अलावा कौन कौन से ऐसे सिल्क मॉथ है जो कि सिल्क प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो एक कंपेरेटिव चार्ट के अंदर उसका आ जाएगा, तो आप उससे डायरेक्ट उसको पढ़ पाएंगे। अभी हम बात करें इनका ब्रीडिंग सीजन जब होगा, तो फीमेल्स अंडे देगी, लगभग 300 से 500 अंडे देती है, जो हम कहेंगे सहतूत की पत्तियों के ऊपर देते हैं। अब एग्जाम में पत्तियां भी आपको ड्रॉ करनी है, तो कैसे करेंगे उसको आप देखें। यहाँ पर मैं ऐसा एक रफ शेप बना देता हूँ, ये हो गया एक पत्ती का शेप हो गया, बीच में यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेनेसन हो जाएगा। और एग्जाम में आप पेंसिल कलर को काम में ले सकते हैं, उसके लिए एग्जाम में परमिटेड है। ये हो गया पेंसिल कलर से आप क्या करेंगे, ऐसे एक पत्ती बना देंगे हल्की सी ग्रीनिश कलर में, और ये आप जानते हैं उसमें सिरा विन्यास होता है, ये मलबरी की पत्तियां हैं, इसके ऊपर दिए जाते हैं एग्स, तो यहाँ पर एग्स ऐसे ग्रुप में दिए जाते हैं। तो एग्जाम में आप इसी तरीके से ड्रॉ करें। अंडों की शेडिंग करने के लिए भी क्या करेंगे, पेंसिल कलर से आप क्या करेंगे, इसको ऐसे शेडिंग दे देंगे, उससे हम ये एग्स इसके क्लियरली दिखाई दे देंगे। तो ये हो गए इसके एग्स, एग लेइंग, तो आप लिख देंगे नंबर ऑफ एग्स है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं कितने होंगे। ऐसा कोई नहीं है कि कोई फिक्स गिनती की जाती है, लगभग की बात करें तो 200 से 300 इसके अंडे इसके एक बार में दिए जाते हैं। अब कोई पूछ ले इसके अंडे कैसे होते हैं, तो थोड़ा सा बुद्धि लगाने की जरूरत है। आर्थ्रोपोडा के जंतुओं के अंडे कैसे होते हैं, सेंट्रोलेसिथल और पोलीलेसिथल होते हैं। ये आपने डेवलपमेंटल वाले जो में पढ़ रखा है। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ द यॉक, पितक की मात्रा के आधार पर अंडे इसके कैसे होते हैं, पोलीलेसिथल होते हैं, क्योंकि पोली का मतलब ज्यादा होता है, लेसाइथल का मतलब यॉक होता है। ऐसे अंडे जिसमें पितक ज्यादा मात्रा में, उसको अति पितकी अंडे कहते हैं। बाई चांस एग्जाम में पूछ ले, ये सोच करके एग्जाम में पूछ ले कि बच्चा अपनी बुद्धि को कितना लगा पाता है, रटा रटाए तो काम नहीं चल रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है जितने भी आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स में स्पेशली कहें तो पोलीलेसिथल अंडे होते हैं। कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द यॉक, पीतक के वितरण के आधार पर कौन सा होगा, तो हम कहेंगे सेंट्रोलेसिथल होते हैं, क्योंकि पीतक कहाँ होता है, अंडे के सेंटर में रहता है। ये आपको कॉमन सेंस की बात है एग्जाम में। ये पूछ लें इनमें विदलन कौन सा होता है, बुद्धि लगा के देखो। अंडे के जब सेंटर में अगर यॉक होगा तो एक्टिव साइटोप्लाज्म कहाँ होगा, परिधि की तरफ होगा, तो विदलन विभाजन कहाँ होंगे, परिधि में होगा, तो उसको परिधीय विदलन या पेरिफेरल विदलन कहते हैं। ऑप्शन में नहीं अगर परिधीय विदलन, तो क्या करेंगे, तो वहां ऑप्शन में फिर आपको ये मिलेगा इनकम्प्लीट होलोब्लास्ट। आपने पढ़ा हुआ है कि विदलन है दो प्रकार के होते हैं, होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक, पूर्ण भंजी और अंशभंजी। तो ऑप्शन में आपको मीरोब्लास्टिक मिल जाएगा, अंशभंजी मिल जाएगा। तो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, वो कॉमन सेंस से आते हैं, तो वो आपको सोच करके जवाब देना है। ये दे दिया इसने अंडे। अंडे देने के बाद में क्या होगा, इन अंडों से क्या निकलेगा, अंडों से बाहर की तरफ निकलेगा लार्वा। साथ साथ में एग्जाम में डायग्राम है, उसको ड्रॉ करने का पैटर्न आपको साथ साथ में समझते हुए चलना है। ये मान लेते हैं इस शेप के इसके लगभग अंडे होते हैं। इन अंडों से क्या निकलेगा, बाहर की तरफ है वो लार्वा निकलना शुरू हो जाएगा। अंडे से जब लार्वा बाहर निकलता है
तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हैचिंग कहते हैं, हैचिंग। शब्दों को देखें, शॉर्ट एग्जामिनेशन में आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय द हैचिंग? तो आप कहेंगे लार्वा का अंडे से बाहर आना हैचिंग कहलाता है। हिंदी में कहते हैं हैचिंग को अंडजोत्पत्ति, अंडज और उत्पत्ति। अंडज वो जंतु जो कि अंडे देते हैं उसे अंडज कहते हैं, और उत्पत्ति का मतलब होता है पैदा होना। तो दोनों को जोड़ दो, अंडज और उत्पत्ति, तो बना अंडजोत्पत्ति। हैचिंग का मतलब होता है अंडजोत्पत्ति होता है। ये अंडा से लार्वा बाहर निकलेगा, और ये जब लार्वा बाहर निकलेगा तो इस लार्वा को हम क्या कहेंगे? ये है फर्स्ट लार्वा है, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट लार्वा कहते हैं। लार्वा की डिफरेंट स्टेजेस के बारे में पूछिए तो आपको ध्यान रखना है आगे क्या काम होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोल्टिंग, अभी बताएंगे आपको मोल्टिंग क्या चीज होती है। यहां पर मैं पहले नाम लिख देता हूं कि ये जो लार्वा है, इस लार्वा में क्या होने वाली है? मोल्टिंग होगी, और मोल्टिंग से क्या होगा? बाहर की तरफ निकलेगा एक लार्वा, इससे निकलेंगे लार्वा। तो पहले हम लार्वा को एक सिंपलीफाइड, एग्जाम में बनाना तो सिंपलीफाइड आपको स्ट्रक्चर बनानी है, तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसे इसका एक सिर बना दें और ये इसका ऐसे थोरक्स बना दें, और उसके बाद में रैंडमली आप क्या कर दें, इसके अंदर सेगमेंट्स बना दें जो कि एब्डोमिनल है। इनिशियल स्टेज के जो लार्वा है उसका डायग्राम बनाओ, तो उसके सेगमेंट्स की गिनती करने की जरूरत नहीं है। फाइनल जब लार्वा बनेगा उसका मैं आपको बता दूंगा। स्पेशली टेक्निकली ध्यान रखना है कि इसके बॉडी में कितने सेगमेंट्स होता है। इनिशियल लार्वा में आपको काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, केवल सिंपल से आप इसके पार्ट बना दें। ये पार्ट हो गया इसका एब्डोमिनल सेगमेंट है, ये उसका हो गया थोरेसिक सेगमेंट है, और ये है इसका हेड पार्ट है, और यहाँ पे इसमें आप ऐसे बना दें, ये लार्वा बाहर निकलेगा। ये लार्वा में क्या हुआ? मैंने कहा मोल्टिंग हुई है। नाम लिखते हैं पहले, फिर उसकी डेफिनेशन को समझेंगे। हमने कहा इसमें क्या हो गई है? फर्स्ट मोल्टिंग हुई है, फर्स्ट मोल्टिंग हुई है। और लार्वा की स्टेज की बात करें तो अब मैं इसको कहूंगा सेकंड स्टेज का लार्वा है। अंडे से बाहर निकला लार्वा वो कौन सा है? फर्स्ट स्टेज का लार्वा है। मोल्टिंग के बाद में जो लार्वा आ रहा है वो सेकंड स्टेज का लार्वा है। बात आती है मोल्टिंग क्या होती है। मोल्टिंग का आप सिंपल सा एक देखें, इनके लार्वा में क्या होता है। ये एक लार्वा है, लार्वा के ऊपर एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है, बाहर की ओर हार्ड क्यूटिकल की प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है, उसके अंदर यह एनिमल रहता है। अब अगर ये ऊपर प्रोटेक्टिंग कवरिंग टूट के नहीं हटेगी तो अंदर का जो एनिमल है वह ग्रो अप नहीं कर पाएगा, अपनी वृद्धि नहीं कर पाएगा। इसलिए इस लार्वा को अपनी ग्रोथ करने के लिए बाहर के प्रोटेक्टिव आवरण को छोड़ना जरूरी है। तो इसी प्रोटेक्टिव आवरण को हटाना को क्या कहते हैं? हम मोल्टिंग बोलते हैं। अगर आपको पूछे डिफाइन द मोल्टिंग, मोल्टिंग को परिभाषित करें, सिंपल सा बात करेंगे, द शेडिंग ऑफ द आउटर कवरिंग इज कॉल्ड एज द मोल्टिंग। शरीर के बाह्य आवरण को त्यागना क्या कहलाता है? मोल्टिंग कहलाता है। अब बात आती है कि मोल्टिंग के लिए कौन कौन से हार्मोन इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजन डालने के लिए एग्जाम में पूछ सकते हैं कि रेशम कीट में मोल्टिंग के लिए कौन से हार्मोन है, वो काम क्या है। ज्यादा दिमाग मत दौड़ो, इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस आपने पढ़ा हुआ है, कीटों में कायंत्रण कैसा होता है, वहां अपने एक्डाइसन हार्मोन के बारे में नाम सुना हुआ है। वो एक्डाइसन हार्मोन है, वो काम का होता है। सभी प्रकार के इंसेक्ट में जिनमें कायंत्रण की प्रक्रिया होती है एक्डाइसन हार्मोन काम आता है। और उसमें आपने दो ग्रंथियों के बारे में पढ़ा हुआ पहले से, कॉर्पोरा एलाटा और कॉर्पोरा कार्डियका। तो कॉर्पोरा एलाटा कॉर्पोरा कार्डियका जो इसकी एंडोक्राइनल ग्लैंड्स होती है उससे एक्डाइसन हार्मोन निकलता है। एक्डाइसन हार्मोन के प्रभाव से मोल्टिंग होती है, इसलिए मोल्टिंग का एक और नाम है एक्डाइसिस भी बोलते हैं। तो इसको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि रेशम कीट में मोल्टिंग होती है, उसके लिए कौन सा हार्मोन है, वो काम का है। तो वो आपको किसी किताब में यहां नहीं मिलेगा, वो आपको उसका जवाब कहां मिलेगा? इंसेक्ट के मेटामॉर्फोसिस को जब आप देखेंगे सिलेबस के अंदर तो वहां पर इसका आपको जवाब मिलेगा। लेकिन कंफ्यूजन के लिए नाम डाला जा सकता है। कंफ्यूजन में ये भी आपको कह सकता है इसमें नहीं किसी और इंसेक्ट के बारे में पूछ लिया कि बताएं एग्जांपल XYZ कोई इंसेक्ट है, उसमें मोल्टिंग में कौन सा हार्मोन काम आएगा। दिमाग मत दौड़ो, इंसेक्ट का जो कॉमन जो नाम है वही इसमें काम आएगा, एक्डाइसन हार्मोन। चलिए ये हो गया, इसके अंदर फर्स्ट मोल्टिंग हुई है और लार्वा का नाम क्या हो गया? सेकेंड हुआ। ऐसे इसमें 4 बार मोल्टिंग होती है। तो आपको एग्जाम में ड्रॉ कैसे करना है, सीक्वेंस में बनाते रहें। जैसे यहाँ पर एक मैंने बनाया डायग्राम, यहाँ पर हो जाएगी सेकंड मोल्टिंग का, मैं यहाँ बना दूंगा। उसके बाद में एग्जाम में आप डायग्राम बनाने के लिए मार्किंग भी कर लें, उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर हो गया फर्स्ट मोल्टिंग है, यहाँ सेकंड मोल्टिंग हो जाएगी, फिर ये थर्ड मोल्टिंग हो जाएगी, और उसके बाद में यहाँ पर हम कर देते हैं फोर्थ मोल्टिंग कर देंगे।
अब देखिए लार्वा को ड्रॉ करना है, कुछ नहीं करना, हेड बनाओ, यहाँ पर थोरेक्स बनाओ और ऐसे रेंडमली आप तो क्या करें सेगमेंट बना दें। मैंने आपको पहले ही बताया फाइनल जो लार्वा बनेगा उसमें हम ये मेजरमेंट करेंगे कि इसमें कितने सेगमेंट्स है और कितने नहीं है, वो हमें टेक्निकली बनाने की जरूरत है। ये हो गया, इसके अंदर मोल्टिंग हो गई है, सेकंड मोल्टिंग हो गई है यहाँ पे। ये वही फर्स्ट मोल्टिंग के बाद बना, ये लार्वा कब आया है, ये बना गया है सेकंड मोल्टिंग से बना है। और इस लार्वा का नाम यही डायग्राम में लिख दो ताकि एग्जामिनर कॉपी चेक करें तो उसको बिल्कुल भी आपके आंसर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायग्राम से ही वो आपका नंबर दे देंगे। इसी तरीके से फिर इसके अंदर होगा ये हो गया फर्स्ट मोल्टिंग से प्राप्त हुआ, ये सेकंड मोल्टिंग से हुआ, थर्ड मोल्टिंग का लार्वा है उसको आप क्या करें थोड़ा बड़ा बना दें ताकि आप देखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। इसको थोड़ा सा लंबाई के अंदर बड़ा बना दें और ज़्यादा इसमें देखो बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, डायग्राम में टाइम नहीं लगना है और एग्जाम में टाइम बचाना है तो काम की स्पीड के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर आपको डायग्राम बनाने की स्पीड ज़्यादा होगी, कम टाइम में बना लोगे तो टाइम बचेगा तो आप ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेलिंग के बारे में भी लिख पाएंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में नंबर लेना एक आर्ट होती है। तो यहाँ पर हमने कहा ये क्या हो गया, थर्ड टाइम के अंदर इसके अंदर मोल्टिंग हो गई है और लार्वा और बड़ा हो गया है और इस लार्वा को हम क्या कहेंगे, फोर्थ स्टेज का लार्वा हो गया है। अब थर्ड मोल्टिंग के बाद फाइनल मोल्टिंग हो रही है। अब लार्वा का आप डायग्राम ध्यान से बनाएंगे, टेक्निकली कंफ्यूज नहीं होना है। देखो मैं यहां पर बना रहा हूं, पहले एक निशान लगा दें आप, यहां पर इसका मैं बना देता हूं हेड। अभी साइज को नहीं देखना, अभी आपको देखना टेक्निकली। यहां पर मुझे बनाना है इसका थोरेक्स, तो मैंने ये बना दिया, एक रफ लाइन बना दी है थोरेक्स की। एब्डोमेन में 10 सेगमेंट होते हैं तो मैं पहले यहां पर क्या करूंगा, एक सिंपल सी लाइन बना दूंगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये बना दूंगा 10, ये बना देंगे। अब देखो इसको फाइनलाइज करते हैं अपने। यहाँ पर आगे की तरफ मैं अलग अलग कलर काम में ले रहा हूँ, हालांकि लार्वा का कलर ऐसा नहीं होगा कि डिफरेंट डिफरेंट होगा, लेकिन आपको समझने के लिए थोड़ी आसानी रहेगी, इसलिए मैं यहाँ पर अलग अलग कलर काम में ले रहा हूँ। ये हो गया यहाँ पे, ये है इसका थोरेक्स, ये है इसके थोरेक्स का पार्ट है यहाँ पे। और थोरेक्स में देखिए यहाँ पर मैं 3 लेग्स बाद में बनाऊंगा, इसलिए स्पेस मैंने दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये ऐसे आप सेगमेंट बना दें। एग्जाम के अंदर डायग्राम को टेक्निकली बनाना ज़्यादा जरूरी है, तो टेक्निकली है वो ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पर ये हो गए इसके सेगमेंट्स हैं। और अब आप इसमें भी क्या करें, ऐसे पेंसिल को चलाएंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उससे क्या होगा, डायग्राम आपका थोड़ा सा शाइनिंग करने लग जाएगा और ज़्यादा बेहतर कलर से दिखाई देगा। तो ये इसके अंदर ऑलरेडी आ गया। इसके कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। ऊपर का पार्ट हेड हो गया, फिर थोरेक्स हो गया और एब्डोमेन हो गया। थोरेक्स के अंदर कितने सेगमेंट है आपको ध्यान रखना है, मैंने बनाए कितने, 3 सेगमेंट है, हर एक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। और एब्डोमेन में कितने हैं इसके, 10 सेगमेंट होते हैं। अब बात करते हैं इसके पैरों की, पैर कितने होते हैं, लेग्स कितने होते हैं। ये देखो यहाँ पे इसका जो थोरेक्स होता है, इसके थोरेक्स में होती है 3 टांगे होती है। यहाँ पर मैं बना देता हूँ सिंपल सी 3 लेग्स है, यहाँ पर नाम लिख देते हैं। 3 क्या है, इसमें लेग्स है जो कि वास्तविक टांगे हैं, इसको हम यहाँ पे मैं एक एरो लगा देता हूँ। थोरेक्स में जो 3 जोड़ी टांगे हैं इसको वास्तविक टांगे बोलते हैं, इसलिए 3 लेग्स लिखा है। जबकि एब्डोमेन के अंदर 5 पेयर्स होती है तो हम उसको प्रो लेग्स बोलते हैं, वास्तविक नहीं है। तो यहाँ पे कितनी होती है, लेग्स होती है 5 होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, 5 पेयर्स। यहां पर क्या है, 5 हम लिख देते हैं पेयर्स और हम क्या बोलेंगे, प्रो लेग्स बोलते हैं, प्रो लेग्स बोलते हैं, जो कि यहां पर आ जाती है एब्डोमेन के अंदर। तो यहां पर एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, कह दे लार्वा के अंदर, सिल्क मोथ के लार्वा में टोटल लेग्स कितने होते हैं, तो हमने 3 और 5 8 पेयर्स है, यानी कि 16 लेग्स होती है। थोरेक्स पे कितनी होती है, ऑप्शन में ध्यान रखेंगे कि 3 लिखी हुई है या 6 लिखी है या पेयर्स लिखा हुआ है। पेयर्स कहेंगे तो 3 पेयर्स होंगे, यहां पर भी ध्यान रखें। ये क्या है, ये है 3 पेयर्स हैं। टोटल कहेंगे तो थोरेक्स में कितनी होगी, 6 होगी। एब्डोमेन में क्या होगा, 5 पेयर्स कह दें या 10 जोड़ी, 5 जोड़ी कह दें या 10 कह दें, उसको ध्यान रखेंगे। तो हम इसमें 9 पेयर्स क्या होते हैं, स्पाइरेकल्स होते हैं। 9 पेयर्स में से आप देखें पहला जो जोड़ी है वो कहाँ है, थोरेक्स के अंदर 1, और बाकी 8 स्पाइरेकल्स कहाँ होंगे, वो होंगे एब्डोमेन में, यानी 1 2 3 4 5, यहाँ पर हो गया 6 हो गया, 7 हो गया और ये 8 हो गए हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्पाइरेकल्स।
टोटल कितने हो गए हैं, 9 पेयर्स है, ईच साइड की बात चल रही है। तो यहाँ पर आप इसमें नंबरिंग को देख लें, ये वाला हो गया पहला और ये यहाँ पर हो गया ये लास्ट वाला। तो ये सारे स्पाइरकल्स है जो ग्रीन कलर से बना रखे हैं, 9 होते हैं। तो एग्जाम में एमसीक्यूज के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम आ सकता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द लार्वल फॉर्म ऑफ द सिल्क मॉथ है, तब भी आप इसमें इसी बातों को लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूं। क्या लिखेंगे, वर्म लाइक स्ट्रक्चर है, हम बोलते हैं सिल्क वर्म है, जबकि आप यहां पर देखेंगे सिल्क मॉथ है, वो वर्म के समान, कृमि के समान नहीं दिखाई देता है। फिर इसको सिल्क वर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि सिल्क ये एडल्ट नहीं बना रहा है, सिल्क कौन बना रहा है, इसका लार्वा बना रहा है। लार्वा कैसा दिखाई देता है, वर्म की तरह दिखाई देता है, इसीलिए हमने क्या नाम रखा है, सिल्क वर्म। क्योंकि लार्वा सिल्क किससे बनना है, वर्म लाइक स्ट्रक्चर लार्वा के द्वारा बनता है, इसलिए सिल्क वर्म नाम रखा गया है। और हम लिखेंगे इसके बॉडी के 3 पार्ट होते हैं, हेड हो गया, हेड के बाद में थोरैक्स और एब्डोमेन। ये याद करने की बात ही नहीं है, हमारे शरीर में भी क्या होता है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन होता है, रटने की बात नहीं है। रटने की बातें तो क्या आएगी, थोरैक्स में सेगमेंट कितने हैं, तो हमने कहा इसके थोरैक्स में 3 सेगमेंट है, 1, 2 और 3। हमने कहा एब्डोमेन में कितने सेगमेंट है, ये मैंने आपको बता दिए कितने होंगे, 10 सेगमेंट्स होंगे। लेग्स कितने पेयर्स होती है, इसको आपको रटना पड़ेगा, इसके समझने की कोई बात नहीं है इसमें। अभी जो लार्वा जब मैच्योर बन गया है, तो हमने कहा इसको हम क्या कहेंगे, 5th स्टेज का लार्वा कहेंगे। ये वाला कौन सा है, 5th स्टेज का लार्वा है, 5th स्टेज का लार्वा है। और ये मोल्टिंग कितनी बार हुई है, 4th मोल्टिंग हो चुकी है इसके अंदर, ये 4th मोल्टिंग है। तो ये और क्वेश्चन आ जाता है, एक बार के लिए समझना है आपको कि सिल्क वर्म के लाइफ साइकिल में मोल्टिंग कितने टाइप, कितनी बार होती है, तो हम 4 बार होती है। और लार्वा कौन कितनी स्टेजेस होती है, लार्वा की 5 स्टेज होती है, क्योंकि अंडे से निकलने वाला लार्वा पहली स्टेज का था, फिर हर मोल्टिंग के बाद में, फर्स्ट मोल्टिंग के बाद सेकंड हो गया, सेकंड से थर्ड हो गया, और 4th मोल्टिंग से क्या बना, 5th लार्वा आ गया। ये जो लार्वा है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें जो लार ग्रंथियां हैं, उसकी लार ग्रंथियों से लार निकलती है, जो सूख जाती है तो रेशम बन जाता है। अब ये क्या करेगा, लार्वा ऐसे आगे की तरफ, लार ग्रंथियां आगे होती है, सैलिवरी ग्लैंड है, लार निकलेगी, धागा बनेगा और धागे को से लपेटेगा, लपेटता रहेगा, फिर लार छोड़ेगा, लपेटेगा, पूरी बॉडी के ऊपर लपेट लपेट करके ये हो जाता है पैक। ये क्या हो जाएगा, धागे की तरह अपने ऊपर इस लार्वा है ये पूरा पैक कर लेगा। यानी कि अब मैं शॉर्ट में बना देता हूं, ये लार्वा हो गया, पैक हो गया है, और इसके ऊपर की तरफ इसने क्या किया है, ऐसे रेशम को बना दिया है, और पूरा रेशम से ये पैक हो गया है, कैप्सूल की तरह दिखाने लग गया है। और इस कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोकून कहते हैं, इस स्टेज को बोलते हैं कोकून। अभी मैंने बताया था कोकून का क्या काम होता है। अभी बोले कि रेशम हम कहां से, रेशम कीट के जीवन चक्र में किस अवस्था से हम रेशम को प्राप्त करते हैं, हम किससे प्राप्त करते हैं, कोकून से करते हैं। अब अगर हमने इस कोकून को बाहर नहीं निकाला और इसके अंदर जिंदा इस लार्वल स्टेज को छोड़ दिया, तो ये लार्वल स्टेज इस पूरे रेशम को बाद में काट देगी, और काट करके किसमें बन जाएगी, वापस इसका डेवलपमेंट जब होगा तो इससे क्या बन जाएगा, नए एनिमल का डेवलपमेंट हो जाएगा। अगर ये इंसेक्ट में जो लार्वा है वो जिंदा रह गया, तो ये डेवलप होकर के क्या करेगा, इसमें माउथ पार्ट्स डेवलप होंगे। आप जानते हैं इंसेक्ट में काटने के लिए क्या होते हैं, मैंडिबल्स होते हैं, और इसको धागों को काट देंगे, फिर वो रेशम हमारे काम नहीं आएगा, क्योंकि वो रेशम छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर होगा। इंसेक्ट तो बन जाएगा, हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करें, हमारे पास रास्ता है, इसके अंदर बैठे हुए एनिमल को मार दो। तो मारने के लिए क्या करें, इसको बड़े बड़े बर्तन में पानी डाल करके इन सब को अंदर छोड़ देते हैं, कोकून को पानी में उबालते हैं, ताकि गर्म पानी के टेम्परेचर से रेशम को तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर बैठा हुआ जो इंसेक्ट है वो मर जाएगा। इंसेक्ट को मर जाएगा, फिर उसको हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे। उबालने से 2 फायदे मिलेंगे, पहला इसके अंदर बैठा हुआ इंसेक्ट मर जाएगा, दूसरा फायदा मिलेगा कि रेशम जो गोंद से गम लाइक स्ट्रक्चर से जो चिपका हुआ होता है, वो गोंद भी गम भी है वो हट जाएगा, ताकि बाद में इसके मरने के बाद इसको बाहर निकालेंगे, फिर धीरे धीरे रेशम को खोल लेंगे, और फिर हम प्रोसीजर जो भी मैंने बताया अभी प्रोसेस के दौरान कि हम उसकी क्या करेंगे, प्रोसेस से निकालेंगे, स्पाइनिंग करेंगे, फिनिशिंग करेंगे, ब्लीचिंग करेंगे, सारा काम करके हम रेशम को प्राप्त करते हैं। तो रेशम कीट के जीवन चक्र की बात करें, आपको कुछ नहीं करना, ये जितना डायग्राम के अंदर बना रखा है उतना अगर आप साफ सुथरा लेबलिंग करके बना दोगे
तो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। अब वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगी उसके बाद मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की कुछ स्लाइड लगाने वाला हूं, उसमें कुछ डिटेल आएगी जो मुझे लगता है कि आपको रटना ही है, उसमें समझने का ज्यादा काम नहीं आएगा। नंबर 1, द एनिमीज ऑफ द सेरिकल्चर, रेशम कीट पालन है, उनको नुकसान करने वाले एनिमीज कौन कौन से हैं, बीमारियां कौन सी है, जैसे पेबरिन एक बीमारी होती है जिससे रेशम कीट को नुकसान होता है, तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट काम के आएंगे। फिर डिफरेंट टाइप के जो हम कहेंगे रेशम होते हैं जिनका मैं नाम बताया था, मलबेरी सिल्क, ओक सिल्क हो गया, उनकी एक कंपेरेटिवली चार्ट लगाएंगे ताकि उस कंपैरिजन करते हुए आप उसको लर्न कर लें, उसे एग्जाम में उसी टेबल फॉर्मेट में ही एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव में लिख दें और एमसीक्यूज है उससे आपसे निकलते रहेंगे। थैंक यू।